हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 17 मई और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर है। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आपकी परीक्षा के अंदर है। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। मैंने 20 बार आपको याद कराया होगा। राष्ट्रकूट वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? दंती दुर्ग। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों एक बार फिर से सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं महत्वपूर्ण वंशों को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंह विष्णु इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी? पल्लव वंश। इसको आप नोट कर लें, पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है सिंह विष्णु के द्वारा। बिंबसार, ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक थे? तो आपको ध्यान में रखना है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबसार। इसके अलावा खिर्ज खां, ये दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है चोल वंश के संस्थापक हैं विजयानंद। कौन है? विजयानंद, ये चोल वंश के संस्थापक हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कुषाण वंश, कुषाण वंश इसके संस्थापक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों कड़फिसस करके हैं, कड़फिसस। ये दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, परीक्षाओं में यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? कल या परसों वाली क्लास में मैंने 2-3 बार आपको ये सवाल नोट कराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है बिहार का है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश है। और अधिकतम कहाँ पर है? बिहार है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल के अंदर। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों हरियाणा के अंदर है, इसको भी आपको नोट करना है। और दोस्तों सवाल क्या बन सकता है? तो आपको ध्यान में रखना है सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है केरल। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो आपको ध्यान में रखना है बिहार। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कथक का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस सवाल को आप कन्फर्मेशन देंगे कमेंट कर कि ये सवाल पूछा गया कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। आप इसको एक बार रीचेक कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कन्फर्म मानेंगे। दोस्तों कथक का राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? इसको आप एक बार रीचेक करेंगे खुद से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आशा भोसले, सुब्बा लक्ष्मी, कृष्णा नायर, शांति कुमारी चित्रा या स्वर कोकिला लता मंगेशकर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें मेलोडी क्वीन ये किसको कहा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कृष्णा नायर, शांति कुमारी चित्रा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इनको KS चित्रा के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना। आपके ऑप्शन में कुछ भी दे के रखा था, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सुब्बा लक्ष्मी। इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, ओडिसी नृत्य, मोहिनीअट्टम, कथकली। यानी कि सत्यनारायण शर्मा इनसे संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ओडिसी नृत्य। इनसे एक नाम आपको याद रखना, केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र, इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। भरतनाट्यम यानी कि भरतनाट्यम से आपको एक नाम याद रखना, रुक्मणी देवी।
रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। और कहाँ का है? तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है ये केरल से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि उगादि उत्सव किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों इसका हिंदी माह आपसे पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है ये उगादि उत्सव कब मनाते हैं? चैत्र माह में मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि हिंदी महीने और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार आपकी हर शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं। उगादि उत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 29, 30, 32 ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना, आपके ऑप्शन में क्या देकर रखा था उसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है शिक्षा और संस्कृति इन दोनों से संबंधित आर्टिकल कौन से? 29 और 30। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ये दोनों आपके सही आंसर होंगे। आर्टिकल 32 इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 32 के अंदर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, आपको याद होगा। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत करता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कमेंट करके बताएं पोषण का अधिकार। मैंने कल भी आपको बताया था पोषण का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया था कि गोपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है ये गोपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ये दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और भगवान शंकर से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा रीचेक कर लेंगे खुद से। गोपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। अब आप कमेंट करके बताएं कामाख्या 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 माता मंदिर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि डूरंड कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसके ऑप्शंस क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डूरंड कप इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1884 से 1894 के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 1884 से 1894 के बीच में डूरंड कप की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में 1888 देके रखा था 1888 देके रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। जरा कमेंट करके बताएं कि डूरंड कप इसका संबंध कौन से खेल से है? जितने सवाल मैंने आपसे पूछे सारे जवाब आपको कमेंट कर कर देने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये सवाल अब तक 1 से 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो आप सबको पता है, इसको दोस्तों वर्षा मापी भी कहते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में वर्षा मापी अगर नहीं देके रखा था तो आपको दोस्तों याद रखना है हेटोमीटर इसका सही जवाब होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। या फिर दोस्तों वर्षा मापी इन दोनों नामों के अलावा कोई सा भी नाम अगर आपके ऑप्शन में है तो वही आपका सही आंसर होगा। हेटोमीटर या वर्षा मापी, आपका यही दोनों राइट आंसर होंगे। बात करते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? ऊंचाई का मापन करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया है ऊंचाई का मापन किससे होता है? अल्टीमीटर के द्वारा। स्फिग्मोमैनोमीटर इसके द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं? रक्तदाब का मापन किसके द्वारा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा होता है। एनीमोमीटर इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जो वायु दाब होता है, वायु दाब, इसको भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों हवाएं चलती हैं, उन हवाओं का दोस्तों मापन किसके द्वारा करते हैं? अनीमोमीटर। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए हाइग्रोमीटर, कौन सा दोस्तों? हाइग्रोमीटर इसका संबंध किससे होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों आर्द्रता मापने के काम आता है। अगर आपसे पूछ लिया पायरोमीटर, कौन सा दोस्तों? पायरोमीटर, ये दोस्तों क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च तापमान मापने के काम आता है। अगर आपसे पूछ लिया बैरोमीटर, ये दोस्तों किससे क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इसके अलावा अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं और स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। और दोस्तों फेदोमीटर इससे क्या मापते हैं? गहराई मापते हैं। ये कुछ मापन की पद्धतियां हैं जो आपको याद रखनी है। सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। मैंने जब जब टोक्यो ओलंपिक की बात की होगी मैंने आपको जरूर नोट कराया था कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। तो यानी कि 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसको आप नोट करके रखें। और गोल्ड मेडल किसने जीता था तो आपको याद होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कितना क्या जीता था, गोल्ड मेडल। 37.58 मीटर भाला फेंका था। आपको याद होगा वो ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, 7 अगस्त क्या था दोस्तों, 7 अगस्त, इसी को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 19 पदक। 19 पदक दोस्तों भारत ने कब जीते थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। आपको दोस्तों याद रखना है टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की कितनी रैंक थी, 48वीं रैंक थी। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी, 24वीं रैंक थी। कितने पदक जीते थे, कुल 19 पदक जीते थे। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में कंप्लीट हुए थे, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर 22 गोल्ड मेडल थे। इतनी बातें आपको नोट करनी, यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है। के नटवर सिंह है, अरुंधति राय है, विकास स्वरूप है, हरीश मेहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, के नटवर सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हरीश मेहता, इनकी एक पुस्तक है द मैवरिक इफेक्ट। ये किसकी पुस्तक है, हरीश मेहता जी की पुस्तक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। विकास रूप Q&A, ये इनकी पुस्तक है। इसको आप एक बार खुद से जरा रीचेक कर लेंगे अपने आप से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि पहल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों इसको आप कंफर्मेशन करेंगे कि यह सवाल पूछा गया था कि नहीं। अगर ये सवाल पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना है, ये पहल योजना का संबंध LPG गैस कनेक्शन से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, ये LPG गैस कनेक्शन से संबंधित होती है। कौन सी दोस्तों, पहल योजना। अब दोस्तों आपको याद होगा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने आपको नोट कराई थी, जैसे कि उज्ज्वला योजना, ये पहली वाली उज्ज्वला योजना फर्स्ट। ये दोस्तों कब लॉन्च हुई थी तो आपको याद होना चाहिए, 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी। कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी। और उज्ज्वला वाली दूसरी योजना यानी उज्ज्वला 2.0, ये कब लॉन्च हुई थी, 10 अगस्त। कब हुई थी, 10 अगस्त 2019 को दोस्तों इसको लॉन्च किया, सॉरी दोस्तों 2021 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से किया गया था, महोबा उत्तर प्रदेश। ये दोनों योजनाएं LPG गैस कनेक्शन से संबंधित हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है, सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि CR दास ने वकालत क्यों छोड़ी थी। ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शंस का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है CR दास जी ने वकालत क्यों छोड़ी थी। तो आपको ध्यान में रखना असहयोग आंदोलन के अवसर पर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। ये चारों डेटें आपको नोट करनी है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बोल देता हूं, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय वायसराय कौन थे, लेन लित गो। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। असहयोग आंदोलन के समय इस समय वायसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड। लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी तो आपको ध्यान में रखना है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। किसके द्वारा किया गया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा आज का अगला सवाल पूछा गया कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य के कलिंग वर्तमान के किस राज्य का पुराना नाम था। तो आपको याद होना चाहिए, ये दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं असम। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। कामरूप किसका पुराना नाम था, असम का। और दोस्तों परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया है, IIT गुवाहाटी।
इसका राइट आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा। कमेंट करके बताएं आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा। इतने ही सवाल हमको मिल पाए थे, उतना उसका मैंने आपको एनालिसिस करा दिया। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, और दोस्तों अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाला है, तो आप जो क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे वो आप कहां पर शेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने नंबर प्रोवाइड किया था कल आपको। आज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, वहीं पर आपको क्वेश्चन सारे शेयर कर देने जो आपकी परीक्षाओं की शिफ्टों में पूछे गए हैं। उसका एक सटीक विश्लेषण करवा दूंगा मैं इस क्लास के अंदर। दोस्तों नंबर को नोट कर लीजिएगा, 81-265-07-143। इस नंबर पर आप दोस्तों कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर आप इस पर अपना क्वेश्चन शेयर कर देंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आसानी से वहां पर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आपको कॉलिंग नहीं करनी है। इन पर केवल आपको क्वेश्चन शेयर करने के लिए नंबर दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।